एक्सपर्ट होना, या इंडियन टैक्स सिस्टम का जानकार होना चाहिए। क्लियर हुआ। तीसरा सदस्य के लिए कहा जाता है आर्थिक मामलों का जानकार होना चाहिए, आर्थिक मामलों का जानकार, आर्थिक मामलों का जानकार होना। चौथा सदस्य होता है प्रशासनिक दक्षता रखने वाला, प्रशासनिक दक्षता रखने वाला। यह सामान्यतया आईएएस अधिकारी होता है, इसे सचिव कहा जाता है, इसे वित्त आयोग का सचिव कहा जाता है। हमने कहा कि वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। वित्त आयोग में डिप्टी चेयरमैन का कोई प्रोविजन नहीं है। वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष होता है, 4 अन्य मेंबर होते हैं। क्लियर हो? जिसमें एक मेंबर हमने बताया कि जो जुडिशियल पृष्ठभूमि का हो, जुडिशियल बैकग्राउंड का हो, जिसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने की योग्यता रखता हो या रिटायर्ड जज हो। क्लियर। दूसरा हमने कहा कि वह भारतीय अकाउंटिंग सिस्टम, लेखा प्रणाली या भारतीय कर प्रणाली का एक्सपर्ट होना चाहिए। यह क्लियर हुआ। फिर तीसरा सदस्य के लिए हमने कहा आर्थिक मामलों का जानकार हो। चौथा प्रशासनिक दक्षता रखने वाला व्यक्ति, प्रशासनिक अनुभव रखने वाला व्यक्ति। जो प्रशासनिक दक्षता रखने वाला व्यक्ति है, अनुभव रखने वाला व्यक्ति है, वह आईएएस अधिकारी सामान्यतया होता। तो एक आईएएस अधिकारी की भी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है, जो सीनियर ऑफिसर होता है, नहीं कि नए कि नहीं, जो लंबे समय तक 20 वर्ष 25 वर्ष काम कर चुका हो, उसको यह सचिव के रूप में रखा जाता है। इतना क्लियर हुआ। वित्त आयोग को सेमी जुडिशियल बॉडीज माना गया है, यह अर्ध न्यायिक संस्था भी कहा जाता है। वित्त आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होने के साथ साथ इसे सेमी जुडिशियल बॉडीज भी कहा जाता है। इसे सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त है। यह किसी व्यक्ति को सलाह लेने के लिए बुला सकती है, किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकती है, बुलाने के लिए। वह व्यक्ति नहीं आता तो वारंट भी जारी कर सकती है, किसको गिरफ्तार करके लाया जाए। तो वित्त आयोग को लगता है कि इस व्यक्ति से हमें उपयोगी जानकारी मिल सकती है, यह हमको सलाह दे सकता है, तो वह सलाह लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को पूछताछ करने के लिए बुला सकती है। क्लियर हुआ। तो यह हमने वित्त आयोग, आपसे पूछा जाए वित्त आयोग को फौजदारी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है, क्रिमिनल कोर्ट की या सिविल कोर्ट की? सिविल कोर्ट की बात, क्रिमिनल कोर्ट के इसे कोई अधिकार नहीं दिए गए। अभी हमने बताया वित्त आयोग की संरचना, हमने बताया वित्त आयोग के कार्यकाल को लेकर बताया, गठन संबंधी प्रावधान को लेकर बताया। अब आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। ब्रेक के पहले हमने कहा था कि याद रखना, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं, सबके अध्यक्षों की, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अपनी रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही देती है। अब तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्लियर हुआ? या नोट करना चाहो, तुम्हारी इच्छा हो तो एक लाइन लिख लो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। क्लियर? देखो, जब वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है तब वित्त आयोग राष्ट्रपति कार्यालय से समय लेता है। राष्ट्रपति कार्यालय उसे डेट एंड टाइम फिक्स करता है कि इस समय राष्ट्रपति महोदय या महोदया को आप रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। तो राष्ट्रपति कार्यालय इसकी सूचना प्रधानमंत्री को देता है, वित्त मंत्रालय को देता है, उनसे भी बातचीत करके टाइम फिक्स करता है कि वह उस दिन इस टाइम पर उपस्थित हैं या नहीं है। इसके बाद टाइम फिक्स होती है, एक छोटा सा समारोह राष्ट्रपति भवन ऑर्गेनाइज कर देता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष सील बंद लिफाफा राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति बगल में प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, उनको लिफाफा दे देते हैं रिपोर्ट को, और प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री को पकड़ा देते हैं। अब यहीं से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी शुरू होती है कि इसे संसद में प्रस्तुत कीजिए, इसकी सिफारिशों पर का अध्ययन किया जाए, विचार विमर्श किया जाए और लागू करने की घोषणा की जाए। तो वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता। राष्ट्रपति खुद प्रस्तुत करने नहीं आते हैं, बल्कि राष्ट्रपति करवाते हैं यह काम प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के माध्यम से। आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? वित्त मंत्री द्वारा संसद में वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। क्लियर हुआ? अब हेडिंग डाल लो, फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के कार्य। वित्त आयोग के कार्य। वित्त आयोग के कार्य। अब देखिए, वित्त आयोग का पहला कार्य है कि पहला पॉइंट लिखिए, केंद्र द्वारा और राज्यों को केंद्र द्वारा और राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संदर्भ में फार्मूले का निर्धारण करना या मानक का निर्धारण करना। केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संदर्भ में फार्मूले या सिद्धांतों या मानकों का निर्धारण करना। केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संदर्भ में क्या केंद्र द्वारा, कभी दूर रखवा रहे हो कभी पास में रखवा रहे हो। हाँ, केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संदर्भ में फार्मूले, सिद्धांतों या मानकों का निर्धारण करना। सब लोग लिख चुके हैं? हमने वित्त आयोग का पहला कार्य है कि केंद्र जो राज्यों को वित्तीय सहायता देता है वह सहायता किस आधार पर दी जाती है, इसके संदर्भ में फार्मूला बनाना, सिद्धांत बनाना। अब देखो, राजस्थान और गोवा दोनों को एक समान सहायता तो दी नहीं जाएगी। राजस्थान का क्षेत्रफल भी बड़ा है, जनसंख्या भी गोवा से अधिक है, तो अगर या उत्तर प्रदेश और मणिपुर को एक समान सहायता दी नहीं जाएगी, गुजरात और बिहार को एक समान सहायता दी नहीं जाएगी, तो वित्त आयोग सहायता देने के लिए फार्मूला बनाता।
कि किस आधार पर कितनी सहायता दी जानी, जैसे जनसंख्या को ध्यान में रखता है, क्षेत्रफल को ध्यान में रखता है, पिछड़ापन को ध्यान में रखता है, टैक्सेशन को ध्यान में रखता है कि किस राज्य से कितना टैक्स मिल रहा, यह भी ध्यान में रखता है, फॉरेस्ट एरिया को ध्यान में रखता है। इन सब पहलुओं को ध्यान में रख करके वह एक फार्मूला बनाता है। उस फार्मूले के आधार पर केंद्र राज्यों को सहायता देता है। जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक होगी उनको अधिक सहायता मिलेगी, जिन राज्यों का क्षेत्रफल अधिक होगा उनको अधिक सहायता मिलेगी। दूसरा पॉइंट लिखिए, सकल कर राजस्व में, सकल, दूसरा पॉइंट है सकल कर राजस्व में ग्रास टैक्स रेवेन्यू, इसे शॉर्ट में जीटीआर कहा जाता है, ग्रास टैक्स रेवेन्यू। सकल कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना, सकल कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना, सकल कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना। अब समझ, देखो मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को 100 रुपया टैक्स से मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अकेले यूज नहीं करती है, इसमें वह राज्यों को भी बांटती है। फार्मूला पहले से कार्य से निर्धारित हो गया। इस 100 रुपये का कितना प्रतिशत राज्यों में बांटा जाएगा, यह वित्त आयोग द्वारा बताया जाता है कि इतना प्रतिशत केंद्र राज्यों में बांट दे और इतने प्रतिशत को वह अपने पास रखे अपने खर्चों के लिए। जब 14वां वित्त आयोग आया तो उसने कहा कि राज्यों को सकल कर राजस्व में कितना दिया जाए, 42%। यह 14वां वित्त आयोग था। इसके पहले 13वां वित्त आयोग ने राज्यों को देने के लिए 32% सिफारिश किया था, 12वां ने 30.5 किया था और 11 की बात करें तो 29% किया। अब देखो 13वें वित्त आयोग से 14वें वित्त आयोग में कितने का अंतर हुआ, 10%। इधर कितने का अंतर आ रहा था, बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर हो रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने राज्यों को अधिक सहायता दिया। तो जब राज्यों से मीडिया ने पूछा राज्य के एक मुख्यमंत्री से कि अब आप खुश हो, आपको अब 32 से 42% मिल गया, तो राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि खुश तो जरूर हैं, लेकिन हम चाहते थे कि 50% मिल जाता तो और अधिक खुशी होती। तो केंद्र सरकार ने कहा नहीं, अब इससे अधिक दे पाना संभव नहीं, जितना मिलता है उससे और अधिक अपेक्षाएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। ये चाहता तो 32 से 35 भी कर देता, तब भी राज्य खुश होते कि पहले की तुलना में अधिक बढ़ा, लेकिन सीधे क्या किया, 32 से 42%। आज कोई राज्य नहीं कर रहा, चाहे वो ममता दीदी ही क्यों ना, वह नहीं कह रहे हैं कि केंद्र हमको कम सहायता दे रहा, केंद्र राज्यों को कम सहायता दे रहा। सीधे वो क्या किया, 32 से 42 किया, तो एक बैग। 15वां वित्त आयोग ने थोड़ा सा यहाँ पर कंजूसी कर दिया, 41% कर दिया 42 से। वह कहा कि 41% हम इसलिए कर रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो उसका हिस्सा जो था उसको अब यहाँ से निकाल करके हम यूटी में ऐड करेंगे। स्वाभाविक था कि जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिला है तो उसका हिस्सा कहाँ जाएगा, यूटी में जाएगा। इसलिए तो करंटली राज्यों को टैक्स रेवेन्यू में कितना हिस्सा मिल रहा है, 41% मिल रहा है। ये याद रखना। यह किस वित्त आयोग की सिफारिशों पर, 15। आप देखो 11 से लेकर के 15 तक का हमने डाटा आपको प्रोवाइड, 16वां अभी कुछ महीने पहले काम करना शुरू किया, उसकी रिपोर्ट 2 वर्ष बाद आने में लगेगी फाइनल में। तो अभी राज्यों को कितना हिस्सा मिल रहा है,
41% मिल रहा। आपसे पूछा जाए कि 15वां वित्त आयोग ने 1% कम क्यों कर दिया बढ़ाने के लिए? कम इसलिए कहा कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, उसका हिस्सा यूटी में ऐड कर दिया गया, यूटी में से उसको मिलेगा। क्लियर हुआ? तीसरा कार्य लिख लीजिए, देश की कर प्रणाली की समीक्षा करना। टू एग्जामिन टैक्स सिस्टम ऑफ कंट्री, देश की कर प्रणाली की समीक्षा करना, देश की कर प्रणाली की समीक्षा करना। क्लियर हुआ? देश तीसरा का, जैसे जीएसटी को लेकर कर प्रणाली है, या आप इनकम टैक्स को लेकर है, एक्साइज, कोई भी देश में जो टैक्स सिस्टम है उनकी कर प्रणाली की समीक्षा करना। देश की कर प्रणाली की समीक्षा करना यह वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। चौथा का, केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव देना। केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव देना। केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सुझाव देना। क्लियर हुआ? कैसे केंद्र और राज्यों की फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बनाया जाए और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए वह सुझाव देने का काम करता। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र और राज्यों के आय के नए स्रोत विकसित, केंद्र और राज्यों के आय के नए स्रोत विकसित करने के संदर्भ में सुझाव देना। केंद्र और राज्यों के आय के नए स्रोत विकसित करने के संदर्भ में सुझाव देना, कि मतलब केंद्र और राज्यों को कहाँ से इनकम मिले, कहाँ से आय बढ़े, क्या कोई नया सोर्स डेवलप किया जा सकता, यह सुझाव। इतना तो मेंशन किया गया। लास्ट में एक पॉइंट कहा गया कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा सुपुर्द किया गया कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य। राष्ट्रपति जो भी कार्य कहेंगे वह वित्त आयोग करेगा, उसे मना नहीं कर। तो राष्ट्रपति जब भी कहेंगे कोई फाइनेंशियल इश्यूज पर डिस्कशन करने के लिए ही उससे कहेंगे, आर्थिक मुद्दे। तो आप लिख लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा सुपुर्द किया गया कोई भी अन्य कार्य, राष्ट्रपति द्वारा सुपुर्द किया गया कोई भी अन्य कार्य। क्लियर हुआ? तो आज की आपकी क्लास इतनी है। मैनेजमेंट का निर्णय है कि 3 बजे तक ही क्लास होगी, उसी की सूचना भी मुझे मिली है, उसके अनुसार ये टॉपिक भी मेरा कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर अभी डिस्कस करना है, तो अगली क्लास में हम कल करके, तो कल हम नए सिरे से आपके बेसिक से शुरू के हम बोलेंगे। कल का टॉपिक संविधान क्या है, संविधान के प्रकार और संविधान सभा, बिगनिंग से शुरू करेंगे यहाँ से। जो लोग इंग्लिश के हैं उनको स्टडी मटेरियल अलग से अमित जी प्रोवाइड करा देंगे नीचे से। आप लिख नहीं पा रहे हैं उनके लिए